ना कि अंदर खाने में भी बीजेपी में खिचड़ी पकड़ी है, बहुत भयंकर असंतोष है अंदर खाने में। नहीं तो क्या सब चलता रहता है, राजनीति है, उठा पटक रोज सुबह से शाम आपको इसमें देखने में मिलेगी। जब आपकी पैंट फट जाएगी तो आप रफू तो करोगे ना, सीधी सी बात है। रफू करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, हकीकत में कुछ और कहानी चीजें हैं। तो उन्होंने ये बयान दिया ना कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, इसका सीधा मतलब है नीतीश जी गए किनारे। कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं या सिर्फ ये कि अफवाहें हैं? दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर वो पलटी मारते हैं तो देश हित में होगा। इस बार की जो उनकी पलटी होगी वो देश हित में जाएगी, कम से कम मैं ये समझता हूँ। बाकी अभी देखिए, फिलहाल अभी इंतजार करा जा रहा है। ये महीना जो है इसको पूस का महीना कहते हैं, पौष मास। इसमें कोई भी शुभ काम जो होते हैं वो वर्जित होते हैं। अगर वो नई सरकार पलटवाना चाहते हैं, नए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, दोबारा से इस्तीफा देके फिर से तेजस्वी साहब के साथ बनना चाहते हैं या केंद्र में आना चाहते हैं, तो शायद मेरे हिसाब से वो 13 तारीख तक का इंतजार कर रहे हैं। 13 तारीख को अपनी, 14 तारीख को आएगी अपनी मकर संक्रांति, उसके बाद ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हालात का आएंगे आकार में। यानी जो 14 तारीख के बाद खेला कुछ होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, सबको लग रहा है इस बात कुछ ना कुछ जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली ये बात सही है, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया पिछले 6 महीने में लगातार उनके जो है मंत्री और जो उनके बना रखे उनके कोटे के जो हैं सांसद हैं, उनके ऊपर लगातार डोले डाले जा रहे हैं, उन्हें लगातार खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। अब नीतीश जी का कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं कि जिसको वो अपनी सत्ता सौंप सके, तो अल्टीमेटली जो है वही है सब कुछ। तो ये बात सबने देख लिया, उन्होंने भी महसूस कर लिया इस बात को कि क्या हालत है, बीजेपी किस तरह से अपनी सहयोगी पार्टियों को खाती है। चाहे वो शिरोमणि अकाली दल का उदाहरण ले लीजिए, या वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का उदाहरण ले लीजिए, या वो पीडीपी का उदाहरण ले लीजिए। तमाम ऐसी छोटी छोटी पार्टियां जिनको बीजेपी खा गई है, तो उन्हें भी अभी ये डर समा रहा है। सम्राट चौधरी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लगातार प्रमोट करा जा रहा है, उनसे बयानबाजी करवाई जा रही है, तो उन्हें कहीं ना कहीं खतरा नजर आ रहा है। तो उस खतरे को भांपते हुए अगर वो पलटी मारते हैं तो अच्छी बात है, अकलमंदी की बात होगी। कुछ भी नुकसान तो लेकिन बीजेपी का नहीं होने वाला है अगर नीतीश कुमार पलटी फिर भी मारते हैं। फायदा नीतीश कुमार का ही होगा। नहीं, देखिए अंदर खाने में बहुत जबरदस्त खिचड़ी पकड़ी है। मैं इस बात को आपको ऐसे प्रूव कर सकता हूँ। पीछे आपको याद होगा संसद में सत्र के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन के लिए लाया गया था, उसमें कितनी वोटिंग हुई? 269 के सिर्फ वोट पड़े थे हक में, उसके फेवर में। और वो इसलिए क्योंकि कम से कम 272 में तो सरकार बनती है, और फिलहाल इनके पास 285 से ज़्यादा सांसद हैं जो सरकार को समर्थन दिए बैठे हैं, तो कम से कम इतने तो इन्हें वोट मिलने चाहिए थे ना। लेकिन पूरे भी वोट नहीं मिले, और बीजेपी के तमाम सांसद उसमें अनुपस्थित थे, जिनको बाद में नोटिस जारी करे, शोकॉज नोटिस जारी करे गए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अंदर खाने में भी असंतोष पनप रहा है, और वो सारे का सारे एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कब हमें रास्ता मिले और कब हम निकले। क्या बीजेपी जो है वो खत्म करना चाह रही है जेडीयू को? जैसे महाराष्ट्र में पहले एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया, लेकिन उसके बाद अब उनको दरकिनार कर दिया गया, ऐसा ही कुछ सबके साथ करती है वो। तो बीजेपी कोई नई बात थोड़ी है, आप इनका इतिहास ही उठा के देख लीजिए। सबसे पहले मैं मोदी जी का उदाहरण देता हूँ। मोदी जी किसके साथ, किसके कंधों पे चढ़ के बने? आडवाणी जी के। और प्रधानमंत्री बनते उन्होंने आडवाणी जी का सबसे बड़ा अपमान करा। सबको उम्मीद थी राष्ट्रपति बनाएंगे, नाम गायब। सबको उम्मीद थी उपराष्ट्रपति बनाएंगे, नाम गायब। सबको उम्मीद थी कि वो लोकसभा अध्यक्ष बना देंगे, उन्हें इज्जत दे देंगे, उसमें से भी नाम गायब। उसके बाद जब वो स्टेज पे गए हैं तो आडवाणी जी बेचारे नमस्ते करे जा रहे हैं उनको, और वो मोदी जी अपना मुंह इधर को घुमा के, और उसके बाद वो निकल गए सीधे। सबने देख लिया कितना अपमान करा है। अभी ताजा उदाहरण एक और देता हूँ। अभी ये प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत का जो कांड हुआ संसद में, जो धक्का मारने का, कथित धक्का मारने का कांड हुआ, उसमें सबके हालचाल जान लिए मोदी जी ने। लेकिन आडवाणी जी भी आईसीयू में एडमिट थे, उनके हालचाल पूछे उन्होंने? नहीं पूछे ना। तो सबको दरकिनार करते हैं। राम मंदिर के इनको बारे में अपने आप वो कॉलर खड़े करते हैं, हमने राम मंदिर बनाया। राम मंदिर के जो तमाम जो आंदोलनकारी थे आज वो कहाँ पे हैं? कहीं आपको नजर आते हैं? सारे के सारे नेपथ्य में चले गए। तो इनका तो खासियत है, जिस सीढ़ी पे चढ़ते हैं सबसे पहले उसी सीढ़ी को काटते हैं। और ये चीज़ें अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही हैं, इनकी सहयोगी पार्टी को समझ में आ रही हैं, जो इनसे कन्नी काट रहे हैं। उड़ीसा का उदाहरण देख लीजिए। उड़ीसा में जनता दल ने, बीजू जनता दल ने कितना इनका सपोर्ट करा था, उनके साथ मिलकर गए इन्होंने कितना क्या, और वहाँ खेला कर दिया, वहाँ से उनको बाहर कर दिया, आगे सत्ता में। महाराष्ट्र का आप देख लीजिए, एकनाथ शिंदे का आपने उदाहरण दिया ही दिया। अब वहाँ पे आए कितने, 132 सीटें लेके, सबसे बड़ी पार्टी, किसी को किसी लायक छोड़ा ही नहीं, किसी को वो बार्गेनिंग लायक पावर ही नहीं छोड़ी किसी को। और वो ऐसे ही थोड़ी है 132 सीटों पे, सबको जानते हैं, सब जानते हैं किस तरह से आए वो। वही खेल अभी करने वाले हैं, हम ही हम रहे और दूसरा कोई ना हो, बस यही इनकी नीति है, यही इनकी नीयत है। तो यानी अभी एक सभा में देखा गया जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने भी एक बयान दिया, कहा कि जब तक हम पूर्ण रूप से बिहार में सरकार नहीं बना लेते तब तक हमारा मकसद अधूरा है। क्या वही है सम्राट चौधरी साहब, उप मुख्यमंत्री वही है ना, और वो बीजेपी के हैं। तो उन्होंने ये बयान दिया ना कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, इसका सीधा मतलब है नीतीश जी गए किनारे। अभी फिलहाल नीतीश जी के पास 45 सीटें, और नीतीश जी का इतिहास देखिए, 145 सीट थी, फिर 75 हुई, 75 से आज 45 पे टिके पड़े हैं वो। तो उनको तो किनारे करने की सारी कवायद चल रही, जब उनके बयान आ रहे हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि उधर सम्राट चौधरी को आगे करा जा रहा है लगातार,
उनको हवा दी जा रही है। इसी तरह से दूसरे सहयोगी है नायडू साहब, उनको भी लगातार आगे आगे करके, और उनके वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण, लगातार उनको हवा दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में, सेंध लगाने में कोशिशों में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि सहयोगी पार्टियां सारी खत्म हो। और उसी वजह से, उसी नीति से ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन लेके आए थे कि जब हम वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो छोटी पार्टियां, छोटी राजनीतिक पार्टियां, निर्दलीय वगैरह, वो सब तमाम लोग खत्म ही हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली बचेगा कौन? सबसे बड़ी पार्टी आज की डेट में यही है, तो यही बचेगी बस। और लालू यादव ने भी अब कहा है कि नीतीश कुमार अगर हमारे पास आ जाते हैं तो जितने भी पुराने गलतियां हैं उनको भुला दिया जाएगा। लालू यादव ने भी ये बयान दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल बयान दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो पुराने दोस्त हैं। लालू जी और नीतीश की जोड़ी बहुत मशहूर है पुरानी वहाँ, जैसे जय वीरू की दोस्ती है। जय वीरू की दोस्ती में भी एक बार शोले में आपने देखा था, दरार पड़ जाती है किसी, और वो उनसे नाराज हो जाता है, छोड़ भी जय, और तूने मेरा दोस्त नहीं है, और तूने मेरी ये नहीं सोचा, और तूने मेरे बारे में वो नहीं सोचा। तो वो तो उठापटक, छोटी मोटी खटपट चलती रहती है, लेकिन दोस्ती टूटने वाली नहीं है। बहुत पुराने संबंध हैं उनके, सब जानते हैं इस बात को। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं खेला होने की तो पूरी संभावनाएं हैं। बीजेपी के जितने भी नेता, बड़े बड़े नेता हैं, वो अभी जैसे अब ये खबरें चलने लगी टीवी में कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, तो बड़े बड़े नेताओं के बयान आने लगे कि बिहार का जो चुनाव 2025 में होने वाला है वो नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो उनको तो आगे कर रहे हैं बड़े बड़े नेता। साहब, जब आपकी पैंट फट जाएगी तो आप रफू तो करोगे ना, सीधी सी बात है। रफू करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, हकीकत में कुछ और कहानी चल रही है। बयान तो ये सब ऐसे ही दे रहे थे। इससे पहले जब सरकार बनाने से पहले गृह मंत्री साहब का भी बयान था ना, हमारे दरवाजे नीतीश जी के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और नीतीश जी का भी बयान था, मैं मर भी जाऊंगा तो भी मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, सबको पता है। आज दोनों सहयोगी हैं, बिहार में भी और केंद्र में भी। तो इन बातों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ये सिर्फ बातें होती हैं लोगों को उल्लू बनाने के लिए, आम जनता को उल्लू बनाने के लिए। जो समर्थक हैं वो कहीं छिटक ना जाएं। अजीत पवार साहब ने भी कहा था कभी इस बात को कि मैं कभी नहीं छोड़ के जाने वाला, एनसीपी में ही रहूंगा। और उसके बाद क्या, उन्होंने अपने चाचा को धोखा दे दिया। सब तमाम लोग हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सब चलता रहता है, राजनीति है, उठापटक रोज सुबह से शाम आपको इसमें देखने में मिलेगी। वहीं तेजस्वी यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी एक पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने भी कहा कि जो एक बीज 20 साल तक एक फसल में लगा रहता है तो फसल खराब हो जाती है, नए बीज की जरूरत है। यानी वो तो मना कर रहे हैं, नहीं ठुकरा रहे हैं कि नहीं आने देंगे हम नीतीश को अपने साथ। वही बात मैंने कहा ना कि जब उनके लालू जी कह रहे हैं कि हमारे साथ हम गिले शिकवे बुला लें, आपस में ही लड़ रहे हैं ना, बाप बेटे आपस में ही लड़ रहे हैं। देखो, ये राजनीति है जी सर। इसी तरह से कहा जाता है, जो भावताव करने की, मोलताल करने की राजनीति यही होती है। आप कभी किसी शॉप पे जाते हो, आप अकेले कस्टमर हो तो ग्राहक आप अकेले हो तो आपको जो दुकानदार बड़े ढंग से डील करेगा। अगर आपके पास 4 और कस्टमर वहाँ पे खड़े हो गए तो आपको जो है इग्नोर करना शुरू कर देगा। पहले उन तीनों पे और ध्यान देना शुरू करेगा, फिर आप कहोगे भाई साहब नहीं 50 की चीज़ें 40 का लगा लो, और दूसरा वाला उसे 50 के 50 देने का, ठीक है यार, लेनी तो आगे बढ़ो। ये चीज़ बड़ी कॉमन सी बात है। ये बड़ी कॉमन सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये तो उठापटक जो है चलती रहती है राजनीति में। इन चीज़ों का अगर ना हो तो राजनीति क्या रही फिर? सर, क्या जो अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं उससे क्या एनडीए पर भी फर्क पड़ने वाला है? जो एक केंद्र सरकार है, क्या वो भी गिर सकती है अगर उनके संपर्क में? बिल्कुल गिरेगी। 16 सांसद उनके अगर छोड़ के जाते हैं और उसके बाद नायडू साहब भी इसी बात को डिसीजन लेते हैं तो आगे चल पड़ते हैं सरकार तो अपने आप ही। मैंने अभी आपको बताया ना कि अंदर खाने में भी बीजेपी में खिचड़ी पकड़ी है, बहुत भयंकर असंतोष है अंदर खाने में। नहीं तो क्या वजह थी कि 240 सांसद होने के बावजूद जब उनका व्हिप भी जारी कर दिया गया था और फिर भी लोकसभा में 269 उनके पास वोट पड़े उनके फेवर में। 240 तो अकेले बीजेपी के पड़ने चाहिए थे ना, तो उसके बाद अकेले बाद में और कितने, और सिर्फ 29 वोट उन्हें फालतू मिले, जबकि 282 सांसदों का सरकार लेके समर्थन लेके चल रही है अभी भी। तो अंदर खाने में भी इनके फूट है। बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे सांसद हैं जो बीजेपी के वर्तमान नेतृत्व से खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, उनकी बात नहीं सुनी जाती। लेह लद्दाख के सांसद को देख लीजिए, वो लेह लद्दाख के बारे में लगातार इनको चेताते हैं कि भाई साहब लद्दाख में परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी बात को दबा दिया जाता है। मणिपुर के सांसद इनकी बातें में आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के सांसद हैं, वो आवाज़ उठाते हैं तो वो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो हर कोई जानता है, हम सांसद होने के बाद जवाबदेही होती है हमारी जनता की। जनता हमसे सवाल पूछती है और हम अपने टॉप लीडरशिप को अवगत कराते हैं, और टॉप लीडरशिप उस पर ध्यान नहीं देता, असंतोष तो होगा ही होगा। नीतीश कुमार लेकिन चुप हैं। अब देख रहे हैं कि कोई भी मीडिया को सवाल पूछे चुप है, लेकिन कुछ भी नहीं। बिल्कुल, इसमें चुप्पी ही होती है। कहते हैं ना, एक चुप 100 को हराता है। तो इसमें चुप्पी में होकर जब लास्ट एंड फाइनल जो होना होगा वो हो जाएगा। और मौन जो है, आपको पता है कि सबसे बड़ा मूक समर्थन होता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, भाई साहब फिल्म देखने चल रहे हो और आप चुप रह जाते हो, तो इसका मतलब आपकी हाँ मानी जाती है। मूक समर्थन जिसे कहा जाता है, मौन समर्थन, ये उसी चीज़ की परिणति है। यानी ये मूक समर्थन कुछ हाँ ही में तब्दील होने? बिल्कुल होगा, उम्मीद करते हैं हम जरूर हो, और देश हित में होगा। लेकिन सर, आप ये नीतीश कुमार से ही हर चुनाव में उम्मीद क्यों लगा लेते हैं? अभी आपने 2024 के चुनाव में भी उम्मीद लगाई, पलटी मार दे, नहीं मारी। अब फिर 25 में भी क्या हम उम्मीद कर रहे हैं? ये उम्मीद आपकी क्यों खत्म नहीं? देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बस उम्मीद नहीं होगी तो आदमी के जीने का जो है वर्चस्व वो खत्म हो जाएगा। अगर मुझे उम्मीद नहीं होगी कि कल को मैं आगे और बड़ा होऊंगा और बड़ा आदमी बनूंगा, या मेरे बच्चे बड़े होकर आगे क्या क्या करेंगे, हर चीज़ उम्मीद पे चलती है।
हर वक्त हर चीज़ उम्मीद पे चलती है। उम्मीद नहीं होगी तो जीने का मकसद जो है वो खत्म हो जाता है। तो उम्मीद हर कोई रखते हैं, उम्मीद हम भी नीतीश रखते हैं। कुमार से ही क्यों मेहनत करें ना, कांग्रेस मेहनत करें ना, आरजेडी मेहनत करें, नीतीश कुमार से ही क्यों उम्मीद लगाई जाती है? फिलहाल उनके पास संख्या बल है ना, मेहनत तो हर कोई कर रहा है, मेहनत कौन नहीं कर रहा। जी तोड़ मेहनत करी। राहुल गांधी जी ने भी 4000 किलोमीटर की पहले यात्रा करी, 4500 किलोमीटर की दूसरी बार यात्रा करी। दिल्ली में दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है हमारे देवेंद्र यादव जी, उन्होंने दिल्ली में पूरी न्याय यात्रा निकाली। 70 विधानसभाओं में गए, वो 1 महीना उन्होंने यात्रा निकाली। तो मेहनत तो हर कोई कर रहा है। अब बात यह है कि किस मेहनत के बाद कितना फल उसका मिलता है, कितनी बात लोगों के दिमाग में पहुंच पाती है। कई बार हमें बहुत अच्छी बात भी होती है, उसी भी हम समझाने में नाकामयाब रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नहीं लोगों को समझ में आती, अच्छी बातें लोगों को समझ में नहीं आती, और आती हैं तो बहुत देर से आती हैं, तब तक जो है हालात बेकाबू हो चुके होते हैं। यानी सर कहा जाए कि लालू यादव जो है वो समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार के बगैर हम कुछ नहीं है, जिस वजह से उन्होंने ऑफर दिया। दबदबा है उनका, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल हाशिए पे चले गए हैं। आज भी उनकी तूती बोलती है, आज भी वो रणनीतिकार अच्छे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार जी को बिल्कुल हल्के में लेना तो बेवकूफ़ी होगी। सीधी सी बात है, नीतीश जी का समर्थन था। नीतीश जी ने जब घोषणा करी थी तो उसके बाद जब उन्होंने बिहार में शराबबंदी करी थी, लोगों ने कहा नहीं शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब नीतीश कुमार सत्ता में नहीं आएंगे क्योंकि शराब ही बंद हो जाएगी तो लोग वोट क्यों देंगे, लेकिन तमाम वोट उन्हें मिले ना, आए थे बहुमत के साथ आए थे, अच्छी खासी सीट लेके आए थे। तो इसलिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, उनको हाशिए पे नहीं डाल सकते।